Okay, let us continue our discussion on topic register. Okay, so आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो तरह के रिसेट, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसेट ऑफ रजिस्टर। ओके, तो रिसेट करने पर क्या होता है, जो आपका रजिस्टर होता है वो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ओके, बेसिकली रजिस्टर विल हैव a data input. Okay, so let us say that we have a n bit register. It will have n bit data input and n bit data output. Okay, so we may write it data out. Okay, so this is a block diagram from n bit register, and in this we will have a clock. Okay, and then we have some other control inputs like load input and reset input. So let us try to understand how does register operation works. Okay, so I will draw a clock first. यहाँ पर एक क्लॉक है। क्लॉक बेसिकली एक पीरियोडिक सिग्नल होता है, ठीक है, किसी भी डिजिटल सर्किट्स में जिसमें आप क्या है मेमोरी एलिमेंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो जो भी आपके ऐसे डिजिटल सर्किट्स हैं जो बेसिकली आप एक तरह से कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सर्किट्स में आपका क्या होता है, जो सर्किट की जो करंट स्टेट है, ठीक है, उनको स्टोर करने के लिए आपके रजिस्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली रजिस्टर्स आपके डाटा वैल्यूज स्टोर करने में काम आ सकती है, या फिर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कोई है। ओके, तो मैनी मतलब इट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। ओके, बट वन ऑफ द इंफॉर्मेशन कैन बी द करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो आपका सिस्टम की करंट स्टेट क्या है उसको स्टोर करने के लिए भी आपको क्या चाहिए होता है, रजिस्टर्स या फिर फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक क्लॉक सिग्नल हो गया, एंड let me draw a external data. Okay, we have this external data. Okay, somewhere here it changes its value. एक्सटर्नल डाटा जो है हमारा जो सर्किट है, सिस्टम है, उसके कंट्रोल में नहीं है। ओके, ये आप समझिए या तो कोई पेरिफेरल है जो आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है, या फिर कोई भी इन्वायरमेंट में कोई डिवाइस है जो हमारे सिस्टम को सिग्नल भेज रही। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्सटर्नल डाटा होता है वो उसको हम डाटा इनपुट को एक्सटर्नल ही हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो बाहर से आ रहा है। ओके, ओके, तो लेट्स call this as data underscore in. Okay, and assume that initially let's say that this n bit register has got value n is equal to 4. Okay, so initially value is 1011, then it becomes, let's say, 0011. Okay, and after some time the value becomes 1000. Okay, and somewhere here let's say that value becomes 0010.
and assume that our register is positive as triggered. Okay, so we will mark all the rising edges. ठीक है, ये आपकी क्लॉक की पॉजिटिव एजेस हो गई. Now let us draw a uh, output. What is the data output? Data underscore out. Okay. Assume that initially we don't know what is the value of data underscore out. Okay. Now we should हमको देखना है कि reset जो input है उसकी functioning कैसी होती है. Okay. So let us say that we have reset input. Okay. Initially reset input is 0. Okay. And at this point reset input becomes 1. ठीक है, यहाँ पे जाके reset input क्या हो गया आपका 1 हो गया. Initially reset की वैल्यू क्या है 0 है, यहाँ पे जाके 1 हो गया. ओके, तो reset होने पर क्या होता है आपका, when reset is equal to 1 data underscore out becomes 0. ओके, तो क्या होगा आपका, जैसे reset हाई होगा उसके कुछ टाइम बाद आपका डाटा जो है वो आपका क्या हो जाना चाहिए, जो रजिस्टर का जो आउटपुट है वो आपका हो जाना चाहिए 0. ओके, तो जैसी रिसेट की वैल्यू इस पॉइंट पे 1 हुई, ओके, उसके बाद हमको पता है उसके कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, जो डाटा आउट है उसकी वैल्यू 0 0 हो जाएगी, 0 0 0 0. ओके, ये वैल्यू 0 तब तक रहेगी जब तक आपका रिसेट हाई है. ओके, उसके बाद कुछ समय बाद आपका रिसेट 0 हो जाता है. ठीक है, एंड लेट्स से दैट इट रिमेन्स 0. ठीक है, तो इतने यहाँ पे हमको समझ में आया किस तरह से रिसेट हाई होते ही आपका रजिस्टर का जो डाटा आउटपुट है वो 0 हो जाएगा. ठीक है, ओके. उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें फंक्शनिंग लोड इनपुट की, okay, let us draw a load input. ठीक है, तो अब अगर हमारा सिस्टम ऐसा है जिसमें रिसेट की प्रायोरिटी लोड से ज्यादा है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोड हाई है या लो, जब तक रिसेट आपका 1 है. ओके, बट फिर भी अभी सिंपलिसिटी के लिए लेट्स अज्यूम दैट कि इस पॉइंट तक हमारा लोड इनपुट 0 था. ओके, यहाँ पे जाकर हमारा लोड इनपुट क्या हो गया, हाई हो गया. यहाँ पे जाके आपका लोड इनपुट हाई हो गया. ओके, तो अगर लोड इनपुट इस ड्यूरेशन तक हाई रहता है आपका, लेट्स से इस पॉइंट तक हमने लोड इनपुट को हाई रखा. ठीक है, तो जब आपका लोड इनपुट हाई है, ठीक है, तो क्या होगा, आपके क्लॉक एज आने पर जो आपका डाटा इनपुट है वो आउटपुट पे लोड हो जाएगा. ठीक है, नहीं, तो बेसिकली एज वी नो व्हेन load is high, okay, at the clock edge, what happens, the data input is copied to data output. Okay, ओके, तो जिसका मतलब ये है कि अगर हम लोग देखें कि हर जो आपकी जो भी वो है पॉजिटिव क्लॉक एज उस पर क्या होगा. ओके, so let us first designate these points. Okay,
ये वो सारे टाइम इंस्टेंसेस हैं व्हेन योर क्लॉक इज राइजिंग फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, तो इन टाइम इंस्टेंसेस पे क्या हो रहा है, आपकी क्लॉक लो लेवल से हाई लेवल को ट्रांजिशन कर रही है। ठीक है, तो जिसका मतलब है ओके कि आपकी ये जो पॉजिटिव एजेस हैं इन पर, इनके आने पर क्या होना है, रजिस्टर में कुछ ऑपरेशन होना है। ठीक है नहीं, तो रजिस्टर में जो ऑपरेशन होना है वो इस केस में क्या है, आपका लोड ऑपरेशन है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक जो ये है आपके इस बीच क्या है, लोड इनपुट हाई है। ठीक है, तो लोड इनपुट हाई होने का मतलब यह है कि जब भी आपका लोड इनपुट हाई रहते हुए अगर आपकी क्लॉक आ जाती है तो जो भी डाटा इनपुट होगा वो आपका डाटा आउटपुट पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो जिसका मतलब ये यहाँ पे क्लॉक आ जाए आपकी। ओके, तो अभी इनिशियली क्या था, रजिस्टर की वैल्यू 0 थी, इनिशियली रजिस्टर की वैल्यू 0 थी क्योंकि आपका रिसेट आने के बाद रजिस्टर की वैल्यू 0 हुई थी। ओके, अब क्या होगा, इस पॉइंट पे आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जाकर के रजिस्टर की वैल्यू क्या है, चेंज हो जाएगी। रजिस्टर की वैल्यू क्यों चेंज होगी इसके बाद, क्योंकि लोड इनपुट हाई है और क्लॉक आई है। ठीक है, तो आप देखेंगे थोड़ा सा कुछ टाइम लगता है चेंज होने में। ठीक है, तो उसके बाद रजिस्टर की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। रजिस्टर की वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी, क्योंकि डाटा इनपुट की वैल्यू क्या थी, 101 थी। क्या थी, डाटा इनपुट की वैल्यू 1011 थी, तो ये वैल्यू यहाँ कॉपी हो जाएगी 1011। ओके, उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्लॉक एज पे, ये नेक्स्ट क्लॉक एज है। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉक एज जब आती है तो उसके वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर जो है डाटा इनपुट की वैल्यू इस बीच चेंज हो चुकी है। डाटा इनपुट की वैल्यू चेंज हो गई 0011। डाटा इनपुट की वैल्यू क्या है, 0011 और नई क्लॉक एज आई। ठीक है नहीं, तो नई क्लॉक एज आने के बाद फिर से क्या होगा, जो एक्सटर्नल डाटा इनपुट था वो फिर से लोड होगा। ओके, इस बार एक्सटर्नल डाटा इनपुट की वैल्यू क्या है, 0011, क्या है 0011। ठीक है नहीं, तो ये डाटा यहाँ लोड हो गया इस क्लॉक एज में। ठीक है, फिर से नेक्स्ट क्लॉक एज पे क्या है, नेक्स्ट क्लॉक एज पे लोड इनपुट हाई है बट डाटा इनपुट चेंज नहीं हुआ, डाटा इनपुट की वैल्यू अभी भी क्या है, 0011। ओके, तो डाटा, तो जो डाटा आउटपुट की वैल्यू है वो भी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी 0011 पे सेम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लॉक एज पे हम देख सकते हैं कि स्टिल लोड इनपुट इज हाई बट डाटा इनपुट हैज नॉट चेंज्ड। ठीक है, लोड इनपुट तो हाई है लेकिन जो डाटा इनपुट है वो चेंज नहीं हुआ है, उसकी वैल्यू 0011 ही है। ओके, तो क्या होगा, नेक्स्ट क्लॉक एज के बाद भी जो डाटा आउटपुट की वैल्यू थी वो 0011 ही मेंटेन रहेगी। ओके, अब हम आते हैं फिर नेक्स्ट क्लॉक एज पे। नेक्स्ट क्लॉक एज पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्लॉक एज पे अभी भी लोड इनपुट हाई है, नेक्स्ट क्लॉक एज पे लोड इनपुट हाई है। ओके, साथ साथ जो एक्सटर्नल डाटा की वैल्यू है, जो डाटा इनपुट है उसकी वैल्यू 1000 है। क्या है, 1000 है। ओके, तो जो कि करंट आउटपुट से क्या है, डिफरेंट है, करंट आउटपुट 0011 है। ओके, तो क्लॉक आ जाने के बाद रजिस्टर पे जो डाटा इनपुट है वो वैल्यू लोड हो जाएगी। ठीक है, डाटा इनपुट की वैल्यू आपकी बार क्या है, 1000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्लॉक एज ये है, नेक्स्ट क्लॉक एज पे स्टिल द डाटा इनपुट इज 1000। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लॉक एज आई है, अभी लोड इनपुट भी हाई है बट जो डाटा इनपुट है उसकी वैल्यू 1000 है। तो क्या होगा, आपका जो आपका आउटपुट है वो 1000 पर ही मेंटेन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं जब ये क्लॉक एज आई है, इस क्लॉक एज के टाइम पे क्या है, डाटा आपका स्टिल 1000 है। ओके, डाटा इनपुट आपका 1000 है। ओके, और क्लॉक एज आके चली गई है। ठीक है, तो लेट्स से दैट वैल्यू विल रिमेन सेम। ओके, अब क्या है, नेक्स्ट क्लॉक एज पे क्या होता है आपका, नेक्स्ट क्लॉक एज जब आई आपकी, ठीक है, नेक्स्ट क्लॉक एज जब आई तो आपका लोड इनपुट क्या है, 0 हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे लोड इनपुट क्या है, 0 हो चुका है। तो इसका मतलब जो एक्सटर्नल डाटा है अब वो लोड होगा नहीं, डाटा इनपुट अब लोड होगा नहीं। ओके, डाटा इनपुट लोड नहीं होगा, इसका मतलब आउटपुट पे वैल्यू क्या है, 1000 ही मेंटेन रहेगी। ओके, तो इस तरह से है, इस रजिस्टर में फ्रेश डाटा आपका लोड होता रहता है। हर क्लॉक एज के आने पर, जो भी उसकी एक्टिव क्लॉक एज है उसके आने पर आपका क्या है, फ्रेश डाटा लोड होता रहता है।
ठीक है। और इस तरह से आपका रजिस्टर आपका काम करता है, ठीक है। तो रजिस्टर में हमने देखा पहला इनपुट जो इम्पोर्टेंट है वो आपका क्लॉक इनपुट, ठीक है। दूसरा आपका रिसेट इनपुट, फिर लोड इनपुट, ठीक है। रिसेट, अब अगर हम लोग देखें तो रिसेट दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका सिंक्रोनस रिसेट, ठीक है, और दूसरा होता है एसिंक्रोनस रिसेट। ओके, सिंक्रोनस रिसेट का मतलब ये है कि रिसेट आने के बाद फ्लिप फ्लॉप क्लॉक एज का वेट करता है। ओके, अगर आपका आउटपुट डाटा आउटपुट कब रिसेट होता है, सिंक्रोनस रिसेट के केस में डाटा आउटपुट रिसेट होता है जब आपका रिसेट इनपुट भी हाई हो और साथ में क्लॉक एज भी हो। ओके, दोनों केस जब एक साथ होते हैं तब आपका क्या होता है, डाटा जीरो होता है। तो ये आपका रिसेट कैसा है, सिंक्रोनस रिसेट है, ठीक है। जबकि दूसरा रिसेट होता है जो होता है आपका एसिंक्रोनस रिसेट, ठीक है। नहीं, एसिंक्रोनस रिसेट से मतलब है इस रिसेट के आने पर, ठीक है, ओके, मतलब ऐसे फ्लिप फ्लॉप या फिर ऐसे रजिस्टर जिनकी वैल्यू केवल रिसेट इनपुट आने पर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। नहीं, ओके, तो क्या होता है, ओनली रिसेट इज इनफ, ओनली रिसेट इज इनफ टू क्लियर रजिस्टर, ठीक है। नहीं, तो रजिस्टर को क्लियर करने के लिए केवल रिसेट सिग्नल क्या होता है, इनफ होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे रिसेट आते हैं हमारा आउटपुट, अब बेसिकली यहाँ पे कि एट द सेम टाइम क्लॉक एज आई हमारे एग्जांपल में फॉर्म में, ओके। तो वी कैन नॉट से दैट विच वन इज इट, कि कौन सा ये है, ओके। बट नॉर्मली आपको ये ध्यान रखना है, ओके, कि आपके दो तरह के रजिस्टर्स होते हैं। एक रजिस्टर होते हैं जो आपके सिंक्रोनस रिसेट के साथ होते हैं, दूसरे रजिस्टर्स होते हैं जो आपके एसिंक्रोनस रिसेट के साथ होते हैं, ठीक है। नहीं, तो एसिंक्रोनस रिसेट के केस में ओनली रिसेट इनपुट इज इनफ टू क्लियर द रजिस्टर वैल्यू, ओके। जबकि सिंक्रोनस रजिस्टर के केस में क्या आपको रिसेट इनपुट भी चाहिए, ठीक है। नहीं, एंड साथ साथ क्लॉक एज भी चाहिए, ओके, तब जाके आपका क्या होता है, रजिस्टर आउटपुट क्लियर होता है, ठीक है। तो ये था आपके रजिस्टर ऑपरेशन के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन जो आपकी लैंग्वेज है, ठीक है। नहीं, ओके, किसी भी सीपीयू के अंदर जो आपके ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है या फिर जो सीपीयू की फंक्शनिंग है, ओके, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन का, ओके। तो जो रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन है उसके एग्जांपल्स, लेट्स सी हाउ, कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, ठीक है, ओके। सो दिस स्टेटमेंट विल मीन that data or information from register R2 is copied to register R1, ओके। तो R2 में जो भी वैल्यू होगी वो आपकी R1 में कॉपी हो जाएगी, ओके। तो why we are using this term copy, because when value is let's say कि R2 में अगर वैल्यू 0011 थी, ओके, और R1 में वैल्यू आप, और R1 में वैल्यू अभी 0000 है, ओके। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी which means that R1 gets R2, ओके, तो क्या होगा, R2 की जो वैल्यू है वो R1 में कॉपी हो जाएगी, ठीक है। R1 में कॉपी होने का मतलब क्या है, इनिशियली 00 थी, अब क्या हो जाएगी 0011, ओके।
तो अब नई वैल्यू इसमें 001 होगी, लेकिन जब ये ऑपरेशन हुआ R1 में तो वैल्यू चेंज हुई, बट R2 में वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो R2 में जो डाटा है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन है इसमें अगर आप देखें, जो ये जो डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन है, ठीक है, इसमें R2 किसका काम कर रहा है, डाटा सोर्स का काम कर रहा है, R1 क्या है, डेस्टिनेशन, R1 क्या है, डेस्टिनेशन, ठीक है। तो जो डाटा ट्रांसफर है वो कहाँ, मतलब देखा जाए तो क्या है, सोर्स टू डेस्टिनेशन डायरेक्शन में हो रहा है, और सोर्स पे जो डाटा होता है इट डज नॉट वेनिश और डज नॉट चेंज, ओके। तो जो सोर्स रजिस्टर है उसमें डाटा एज इट इज मेंटेन रहेगा, ओके। लेकिन सोर्स से जो डाटा है वो आपने कॉपी किया डेस्टिनेशन रजिस्टर में, जो कि इस एग्जांपल में R1 है, ओके, ठीक है। तो ये जब माइक्रो ऑपरेशन इसको अगर हम लोग बोलें, ओके, तो ये स्टेटमेंट जब आपका एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, तो क्या होता है, आपका R2 से डाटा R1 में कॉपी होता है, ठीक है। नहीं, तो ये जो फिजिकल ऑपरेशन है इसको हम लोग रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, R1 gets data from R2, okay, and there can be other many type of data transfer operation, ठीक है। नहीं, तो जब भी आपको डाटा ट्रांसफर शो करना है अपने RTN में या फिर रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन लैंग्वेज में, ठीक है। नहीं, तो आपको क्या करना है, एक एरो इस तरह से यूज करना है, ठीक है। नहीं, ये आपका कहा जाता है रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन, ओके। So one example is this, okay. Now we go to second example. सेकंड एग्जांपल में क्या होता है, आपका डाटा ट्रांसफर तो होता है, लेकिन डाटा ट्रांसफर तब होता है जब कोई कंडीशन फुलफिल हो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका डाटा ट्रांसफर होगा क्लॉक एज आते ही, जैसे आपकी क्लॉक एज आएगी तो आपका क्या हो जाएगा, डाटा ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन का, वो है आपका डाटा ट्रांसफर subject to some condition which must be met, okay, okay। तो आपका डाटा ट्रांसफर होगा, लेकिन कब होगा, जब आपकी कोई कंडीशन जो रिक्वायर्ड है वो फुलफिल हो, ठीक है। नहीं, तो वी मे हैव दिस P colon and then R1 gets R2, okay। तो what it means, if condition P is true, okay। तो P कोई कंडीशन है, कोई लॉजिकल कंडीशन है, ओके। अगर वो ट्रू होती है, ठीक है। नहीं, उससे रिलेटेड जो सिग्नल है, P जो सिग्नल है, अगर वो हाई होता है, ट्रू होता है, ठीक है, उसी केस में आपका क्या होगा, डाटा R2 से R1 में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अगर P फॉल्स है तब डाटा ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। P कंडीशन ट्रू होने पर क्या होगा, आपका डाटा ट्रांसफर होगा, ठीक है। So if condition P is true, data is copied from register R2 to register R1, ओके, ओके। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें इस केस में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल के केस में क्या है, R2 से डाटा आपका कहाँ जाना है, R1 में, ओके। तो लेट्स से दिस इज R2 रजिस्टर, दिस इज R1 रजिस्टर, ओके। इसके डाटा आउटपुट क्यू से डाटा कहाँ जा रहा है, इसके डाटा इनपुट डी में जाएगा, तो कनेक्शन आपके इस तरह से हो जाएंगे, ओके। और डाटा ट्रांसफर कब होगा, जब आपकी क्लॉक आएगी, जब आपकी क्लॉक आएगी, ओके। और इस केस में यहाँ पे लोड इनपुट इररिलेवेंट है, व्हाट इट मींस दैट लोड इज इनपुट इज ऑलवेज वन, लोड इनपुट इज ऑलवेज वन, ठीक है। जबकि सेकंड एग्जांपल में आप देखेंगे, सेकंड एग्जांपल में क्या हो रहा है, अगेन we have a register R2, okay, and from R2
डाटा इज टू बी कॉपीड टू रजिस्टर R1, ठीक है। तो डाटा कहाँ से कॉपी होना है, R2 से कॉपी होना है, कहाँ कॉपी होना है, R1 से, ठीक है। नहीं तो ये एरो आपको बता रहा है कि भाई डाटा R2 से R1 में कॉपी होना है, ठीक है। वो डाटा कब कॉपी होगा, जब क्लॉक एज आएगी तब वो डाटा कॉपी होगा, ओके। लेकिन डाटा आपका जो कॉपी होना है वो क्या है, एक तरह से लोड होना है, कहाँ लोड होना है, रजिस्टर R1 में, ओके। लेकिन वो कब होना है, जब हमारा P इनपुट हाई हो। तो इसका मतलब जो रजिस्टर R1 है, इसका जो लोड इनपुट होगा, इस पे एक सिग्नल कनेक्ट होगा, ठीक है नहीं, जिसको हम लोग बोलेंगे P, ओके। इसका मतलब क्या है, जब P हाई होगा, P क्या होगा, हाई होगा, जिसका मतलब अगर P की वैल्यू लॉजिक 1 है, ठीक है, देन आपका जो डाटा है वो R2 से कॉपी होगा, कहाँ, R1 में एट दी। तो क्लॉक एज क्या है, मतलब क्लॉक एज तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है नहीं, मतलब रजिस्टर में, किसी भी रजिस्टर में आपका नया डाटा तभी कॉपी होता है या फिर डाटा तभी चेंज होता है जब आपकी क्लॉक एज आती है, ठीक है नहीं। फिर नेक्स्ट क्लॉक एज तक क्या है, डाटा मेंटेन रहता है या फिर स्टोर रहता है, ओके। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी है, क्या ये मेमोरी है, जिसमें आपका जो आपका पिछला डाटा था वो मेंटेन रहता है, सिस्टम याद रखता है या फिर आपका रजिस्टर याद रखता है उस वैल्यू को, कब तक, कम से कम तब तक जब तक आपकी नेक्स्ट क्लॉक एज आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉक एज पे फिर आपका नया डाटा लोड होता है। नया डाटा हो सकता है कि सेम एज पुराना डाटा हो या फिर नया या फिर कोई नया डाटा हो, ठीक है, नई वैल्यू हो, ठीक है। तो इस तरह से आपके दो एग्जांपल्स हो गए रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन स्टेटमेंट्स के, और हार्डवेयर में कैसे वो आपके एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक तीसरे स्टेटमेंट को देखेंगे RTN में, ठीक है। RTN का मतलब है आपका रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन, ठीक है। तो रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन में कुछ स्टेटमेंट आपके इस तरह से भी होते हैं, ठीक है। थर्ड एग्जांपल अगर हम लोग लिखें, ओके, in which we have when P is true, okay, so register R1, okay, okay, so bit this means that these bits, okay, bit number 0 to 7 of register R1 get R2L, okay। तो इसको समझाता हूँ मैं आपको कैसे इसका मतलब है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली अगर आपका कोई रजिस्टर R1 है, ओके, और उसकी जो बिट है, लेट से कि आपके जो R1 और R2 जो रजिस्टर हैं, ठीक है, R1 एंड R2 बोथ रजिस्टर था 16 बिट रजिस्टर्स, दोनों ही क्या आपके 16 बिट रजिस्टर है, ठीक है। 16 बिट रजिस्टर का मतलब है कि दोनों ही रजिस्टर में क्या है, अपने 16 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ओके। क्या है, 16 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, टोटल 16 फ्लिप फ्लॉप्स इन ईच ऑफ द रजिस्टर, ठीक है। तो R1 जो रजिस्टर है, अगर आप इसमें इसके बिट्स को रिप्रेजेंट करें, तो आप इसके बिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 to 15, ओके। इसमें बिट है जो 0 to 15 है, ओके। एंड जो फर्स्ट 8 बिट है वो आपकी 0 to 7 है, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट 8 बिट है वो आपकी 8 to 15 है, ओके। तो जो फर्स्ट 8 बिट होती है ये आपका हो गया लोअर बाइट, क्या हो गई आपकी, अगर आप इनको देखें तो ये फॉर्म कर रही है आपकी लोअर बाइट, लोअर बाइट, ओके। और जो नेक्स्ट जो 8 बिट्स हैं, बिट नंबर 8 to 15, ठीक है नहीं, तो 8वीं बिट से लेकर के 15वीं बिट तक ये आपकी क्या फॉर्म कर रही है, हायर बाइट या फिर अपर बाइट, ओके। सो लेट्स कॉल इट एज हायर बाइट, ठीक है। तो जो आपकी लोअर बाइट होती है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से, ओके। so this is let's say capital L and this is
कैपिटल एच। ओके, ठीक है। तो अगर हमको बाइट, लोअर बाइट और हायर बाइट में से एक, किसी एक को रिफर करना है, ठीक है नहीं, तो लोअर बाइट को रिफर करते हुए हम लोग लिख सकते हैं R1L। ओके, हायर बाइट को अगर हम लोग रिफर कर रहे हैं तो वी कैन राइट R1H। ओके, तो R1L से मतलब है R1 रजिस्टर की लोअर बाइट, जिसका मतलब है R1 रजिस्टर की बिट नंबर 0 से बिट नंबर 7 तक। ओके, और R1H का मतलब है R1 रजिस्टर की हायर बाइट, ठीक है, जिससे मतलब है कि आपका बिट नंबर 8 से लेकर के बिट नंबर 15 तक। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका बाइट्स को, लोअर बाइट और हायर बाइट को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, दूसरा नोटेशन है आपका कि अगर कोई रजिस्टर है उसकी पर्टिकुलर, लेट से कि अगर मैं लिखता हूं R1, ओके, 0 to 4। ओके, तो इसका मतलब हम लोग किन बिट को रिफर कर रहे हैं? R1 रजिस्टर की बिट नंबर 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो हम लोग R1 रजिस्टर के बिट नंबर 0 से लेके 4 तक, ठीक है नहीं, तो ये जो बिट है हम इनको रिफर कर रहे हैं इस केस में। ओके, ठीक है, तो अब हम लोग वापस आते हैं इस RTN स्टेटमेंट में। ठीक है, इस RTN स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि आपका P कॉलन R1 0 to 7 गेट्स R2L। ठीक है, तो जिसका मतलब है आपका अगर कंडीशन P ट्रू है, अगर कंडीशन P ट्रू है तो क्या होगा आपका R1 में, R1 के जो 0 to 7 बिट है उसमें क्या कॉपी हो जाएगा? R2 का लोअर बाइट। ठीक है नहीं, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे R2 ड्रॉ करूं, R2 रजिस्टर ड्रॉ करें, ठीक है, ओके, सो दिस इज रजिस्टर R2, ओके, एंड दिस इज लोअर बाइट एंड दिस इज हायर बाइट। ठीक है, तो अगर P कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो क्या होगा? जो R2 की जो लोअर बाइट है, ठीक है, ओके, और यहाँ से हम लोग एक बस कनेक्ट करें, ठीक है, लेट्स ड्रॉ दिस बस हियर, ठीक है नहीं, तो क्या हो गई? आपकी बस हो गई 8 बिट बस। क्या हो गई? 8 बिट बस, ठीक है, जिसमें आपका क्या जा रहा है? यहाँ से आप भेज रहे हैं R2L, ओके, इसको कॉपी होना है R1 0 to 7, ठीक है नहीं, ये कौन सी लाइन पे कनेक्ट हो रहा है? R1 0 to 7 लाइन पे, ठीक है, ओके, लेकिन R1 जो बिट्स हैं 0 to 7 बिट्स पे R2 की लोअर बिट कब कॉपी होगी? जब आपकी कंडीशन P ट्रू होगी। ठीक है नहीं, इसका मतलब है ये जो रजिस्टर है, ओके, इस रजिस्टर का जो लोड इनपुट है, कोई अगर इस पे लोड इनपुट है, ठीक है नहीं, ओके, जो रजिस्टर का लोड इनपुट है उस पे क्या कनेक्ट होगा? आपका सिग्नल P। ओके, तो जब भी आपका P ट्रू होगा उस केस में आपका क्या होगा? R2 से लोअर बाइट R1 की बिट नंबर 0 to 7 पे कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन जो स्टेटमेंट है वो आपका हार्डवेयर में एग्जीक्यूट होगा। और इस स्टेटमेंट में हमने जाना कि कैसे हम लोग एक ग्रुप ऑफ बिट, रजिस्टर के जो ग्रुप ऑफ बिट्स है उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय मेंशनिंग लोअर बिट नंबर एंड हायर बिट नंबर। इस केस में 0 है और लोअर बिट नंबर एंड हायर बिट नंबर 7 है। ठीक है, तो एक तरीका क्या है ग्रुप ऑफ बिट को बताने का कि आपने बिट की रेंज बता दी कि किस बिट से लेकर के कौन सी बिट तक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका है कि आपने, अगर आप बाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इस तरह, हम लोग इस तरह से बता सकते हैं कि भाई हम लोग लोअर बाइट को रिफर कर रहे हैं कि हायर बाइट को रिफर कर रहे हैं। ठीक है, ओके,
ठीक है, तो ये जो है आपका, इसमें आपने आरटीएन का जो सिंटैक्स है वो भी आप सीख रहे हैं पैरेलली। जो रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन है उसमें कौन मतलब किस तरह से आप डिफरेंट लॉजिकल फंक्शंस को या फिर डिफरेंट जो ऑपरेशन आपके होते हैं, डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन है या फिर लॉजिकल फंक्शन है या फिर कोई अरिथमेटिक अगर ऑपरेशन भी है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, so now we can have a fourth example of RTN। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगेन अगर कंडीशन P ट्रू है, ओके, so R1 gets R2 value from R2, comma R2 gets value from R3। ओके, इसमें आप देखेंगे कि अगर P कंडीशन ट्रू है, if P is true and क्लॉक एज अगर आपकी आती है, ठीक है नहीं, तो क्या होगा, R2 से वैल्यू कहाँ कॉपी हो जाएगी, R1 में, और R3 से वैल्यू कहाँ हो जाएगी, R2 में कॉपी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या है, दोनों ऑपरेशन एक साथ होने हैं। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे जो कॉमा लिखा हुआ है, ठीक है नहीं, कॉमा, ठीक है, इस कॉमा का मतलब है कि ये जो दो ऑपरेशन होने हैं डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन, एक तो R2 से R1 में, दूसरा R3 से R2 में, दोनों क्या है, एक साथ होने हैं। ओके, सो बोथ ऑपरेशंस हैव टू हैपन एट द सेम टाइम। ओके, व्हाट इज मेंट बाय सेम टाइम, एट द सेम क्लॉक एज। ओके, तो जो सेम क्लॉक एज आएगी, सेम क्लॉक एज में क्या होगा, आपका डाटा आपका क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको वेव फॉर्म के फॉर्म में देखें, अगर आपका ये कंडीशन P यहाँ पे जाके ट्रू होती है, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन P है, ओके, एंड लेट अस ड्रॉ ए क्लॉक, वी हैव अ क्लॉक। ओके, क्लॉक आपकी आ रही है, लेकिन आपकी क्लॉक कब इफेक्टिव होगी, जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है नहीं, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप देखोगे कि आपकी क्लॉक एज भी आई और कंडीशन P भी ट्रू है। ओके, लेट्स से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आपकी क्लॉक एज आई, लेकिन P क्या है, फॉल्स है, P की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे इधर क्या है, इस क्लॉक एज के टाइम पे P की वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, तो आप देखेंगे इस टाइम इंस्टेंस पे क्या होना चाहिए, R1 को R2 की वैल्यू मिलनी चाहिए और R3 को R2 की वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो जब ये जब मोमेंट आएगा तो क्या होगा, आपका R1 में अगर वैल्यू कोई कुछ भी वैल्यू इनिशियली, ठीक है नहीं, तो क्या होगा, R2 में, लेट्स कॉल दिस R2 रजिस्टर, दिस इज R3 रजिस्टर, दिस इज R1 रजिस्टर। ठीक है, तो क्या होगा आपका, R3 में अगर वैल्यू 0011 थी, ठीक है नहीं, इनिशियल वैल्यू, और इसमें 0111 थी। ओके, और यहाँ पे वैल्यू 1000 थी। ठीक है नहीं, तो P सिग्नल हाई होने के बाद, ठीक है नहीं, और साथ में क्लॉक एज आने के बाद, ठीक है नहीं, अगर ये आपका आता, दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं, ठीक है नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, रजिस्टर R1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, R2 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, और R3 की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो R3 की जो वैल्यू 0011 थी, वो आपकी कहाँ कॉपी हो जाएगी, R2 में कॉपी हो जाएगी 0111, और R2 में जो वैल्यू 0111 थी, वो आपकी R1 में कॉपी हो जाएगी। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा हमको। ठीक है, ये यहाँ पे वैल्यू आपकी जो होगी वो होगी आपकी कॉपी 0011। ठीक है नहीं, और यहाँ पर R1 में वैल्यू कौन सी आएगी, जो R2 में थी, R2 में क्या वैल्यू 0111। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी 0111। ठीक है, तो क्लॉक एज आने के बाद अगर आपकी P कंडीशन ट्रू है और क्लॉक एज आती है, तो क्या होगा, R3 से डाटा वैल्यू 0011 कहाँ कॉपी हो जाएगी, R2 रजिस्टर में, और R2 से डाटा वैल्यू 0111 कहाँ कॉपी हो जाएगी, R1 रजिस्टर में। ठीक है, ये रजिस्टर R1 हो गया, ये रजिस्टर R2 हो गया, ये रजिस्टर R3 हो गया। ओके, और R3 में क्या है, डाटा एज इट इज 0011 ही रहेगा। ठीक है नहीं, तो इस तरह से क्या होगा, आपका P कंडीशन ट्रू होने पर और साथ में क्लॉक एज आने पर क्या होता है, आपके ये दोनों ऑपरेशन क्या होते हैं, एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है नहीं, तो जो कॉमा है, जो भी ऑपरेशंस आपके एक साथ कंकरेंटली एग्जीक्यूट होने हैं, ठीक है नहीं, उनको सेपरेट करने के लिए या फिर उनको एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या करते हो, RTN में कॉमा का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये RTN लैंग्वेज को, RTN जो नोटेशन है उसका सिंटैक्स हमने डिस्कस किए, कुछ एग्जांपल्स।
ठीक है, कि किस तरह से सीपीयू के अंदर होने वाले ऑपरेशंस को हम लोग आरटीएन में, रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।